तो बच्चों पीछे हम लोग डिस्कस कर रहे थे गति के प्रकार के बारे में। तो गति के प्रकार को हम दो प्रकार से विभाजित किए हैं। एक बताया गया था कि विमाओं के आधार पर हम लोग पढ़ चुके हैं एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर पिंड या कण, चाहे जो लिखिए पिंड या कण के गति के आधार पर। तो हेडिंग का नाम लिखेंगे दूसरा, गति का दूसरा भाग, पिंड या कण के गति के आधार पर। पिंड या कण के गति के आधार पर। ठीक भैया, पिंड या कण के गति के आधार पर। तो बच्चे इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है, मुख्यतः यहाँ पर तीन भागों, बाकी तो और होते हैं, गति के कई प्रकार होते हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस में यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं इसमें तीन प्रकार पढ़ेंगे। एक होता है बच्चों यहाँ पर घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, और एक होता है दोलनिक गति। दोलनिक गति का दूसरा नाम बच्चों होता है कंपनिक गति। दोलनिक गति या कंपनिक गति। और तीसरा होता है बच्चों यहाँ पर वृत्तीय गति। और एक पढ़ेंगे हम लोग चौथा पॉइंट, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। तो कण की गति के आधार पर गति को हम कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग केवल चार पढ़ेंगे, घूर्णन गति, दोलनिक या कंपनिक गति, और तीसरा क्या वृत्तीय गति, चौथा क्या है सरल रेखीय। लिखिए जल्दी से, लिखोगे इसके आगे डैश करके लिखना। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। लिख लीजिए जल्दी से। क्लियर? कॉपी कर ली भैया? अब इन सब के बारे में बता देते हैं। घूर्णन गति क्या होता है, दोलनिक गति क्या होता है, वृत्तीय गति क्या होता है, सरल रेखीय गति। तो ध्यान समझना, घूर्णन गति मतलब रोटेशनल मोशन। जब कोई पिंड या कण अपनी घूर्णन अक्ष अर्थात किसी अक्ष के परितः गति करती है। यदि कोई पिंड या वस्तु या कण अपनी अक्ष के परितः या किसी अक्ष के परितः, उस अक्ष का नाम दिया जाता है बच्चों घूर्णन अक्ष, रोटेशनल एक्सिस। घूर्णन अक्ष के परितः अगर कोई पिंड गति करे तो उस गति को हम क्या कहेंगे, घूर्णन गति। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे साइकिल के पहियों की गति, ये भी अपने एक अक्ष के परितः घूम रही है। घड़ी के सुइयों की गति, ये भी अपने अक्ष के परितः घूमती है। कुम्हार का चाक देखे हैं आप लोग बच्चों, कुम्हार के चाक की गति वो भी घूर्णन अक्ष के ही परितः घूमती है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, घूर्णन गति। क्लियर? अब आते हैं बच्चों दोलनिक या कंपनिक गति। दोलनिक या कंपनिक गति, जब कोई पिंड या वस्तु या कण, कुछ भी ले सकते हैं तीनों में से, ठीक है ना, एक माध्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित समय अंतराल में, ध्यान देना पॉइंट वाली बात है, ये अपनी माध्य स्थिति के मतलब कोई एक बिंदु होगा, उस बिंदु के इधर उधर एक निश्चित समय अंतराल में अपनी पथ को बार बार दोहराता हो, तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, दोलनिक या कंपनिक गति। एग्जाम्पल लेते हैं, घड़ी के पेंडुलम की गति। घड़ी के दीवार घड़ी देखें आप लोग, उसके पेंडुलम की गति देखते हैं बच्चों, तो ऐसे यहाँ पर होता है, और यहाँ पर उसकी माध्य स्थिति होती है, और उस माध्य स्थिति के उधर इधर से करती है कि नहीं, एक निश्चित समय अंतराल में।
एक निश्चित समय अंतराल होता है। झूला झूलने की गति, झूला झूलने की गति देखते हैं, वो भी अपने एक माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है और अपने पथ को बार बार दोहराती है और एक निश्चित समय अंतराल में। तो जब कोई पिंड या वस्तु या कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित समय अंतराल में अपनी पथ को बार बार दोहराता हो तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे? दोलनिक या कंपनिक। क्लियर? अब आ जाते बच्चों वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में क्या होगा? जब कोई पिंड किसी वृत्त के पथ पर गति कर रहा हो, वृत्त के पथ पर गति करने का यह है वृत्तीय पथ, और इसके परिध पर जो है गति करे, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे बच्चों? वृत्तीय गति। क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। जैसे जो दोलनिक गति के उदाहरण होते हैं वो वृत्तीय गति के भी उदाहरण होते हैं, लेकिन वृत्तीय गति के उदाहरण दोलनिक गति के उदाहरण नहीं होंगे। ठीक है ना? क्योंकि दोलनिक गति के जो उदाहरण हैं वो भी वृत्ताकार मार्ग में ही चलते हैं, बट इसमें घूर्णन अक्ष होता है, इसमें घूर्णन अक्ष नहीं होता है। बस हाँ, अपनी पथ पर केवल चलेंगे वृत्तीय पथ पर, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। क्लियर? और कोई एग्जाम्पल सोच के बताओ। अरे ये भी हो सकता है साइकिल के पहियों की गति, है ना? ये भी वृत्ताकार पथ पर ही चलता है लेकिन घूर्णन अक्ष होता है। तो भैया दोनों में डिफरेंस क्या होता है आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं 3-4 चैप्टर के बाद, कि सभी दोलनिक गति वृत्तीय गति होते हैं लेकिन सभी वृत्तीय गति दोलनीय गति नहीं होते। क्लियर? अब आ जाते हैं सरल रेखीय गति। नाम से ही पता चल रहा है, यदि कोई पिंड या वस्तु या कण किसी सरल रेखा पर गति कर रहा हो तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति। जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई बस की गति, सीधी सड़क पर चलती हुई बस की गति, किसी तार पर चींटी की गति, है ना, वो भी 1 डायमेंशन में आ जाएगा। सरल रेखीय गति मतलब एक ही रेखा पर चलना है। क्लियर? तो चलिए खटाखट लिख लेते हैं हम लोग इसको। हेडिंग का नाम लिखे बच्चों घूर्णन गति। घूर्णन गति लिखिए, जब कोई पिंड या वस्तु या कण, चाहे जो लिखिए तीनों में, जब कोई पिंड घूर्णन अक्ष के परितः, जब कोई पिंड घूर्णन अक्ष के परितः गति करती है तो उस पिंड की गति को घूर्णन गति कहते हैं। तो उस पिंड की गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे घड़ी के सुइयों की गति, घड़ी के सुइयों की गति, साइकिल के पहियों की गति, साइकिल के पहियों की गति, क्लियर बच्चों? घूर्णन गति समझ में आया कि यदि कोई पिंड या वस्तु या कण जो है किसी अक्ष के परितः अपनी गति करता है, अपनी गति को चलता है या अपनी गति के रूप में यहाँ पर विस्थापित होता है, परिवर्तित होता है, तो उसकी गति क्या कहलाएगी बच्चों? घूर्णन गति। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दोलनिक या कंपनिक गति। दोलनिक या कंपनिक गति। दोलनिक या कंपनिक गति लिखो, यदि कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर, यदि कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में, यदि कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित समय अंतराल में
अपनी गति को बार बार दोहराता है, अपनी गति को बार बार दोहराता है, तो पिंड की इस गति को, फिर से लिखो, यदि कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराता है, तो पिंड की इस गति को दोलनिक या कंपनिक गति कहते हैं। तो पिंड की इस गति को दोलनिक या कंपनिक गति कहते हैं। लिख लिए। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, देखें ना आप लोग, घड़ी का पेंडुलम देखें, अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर ऐसे एक निश्चित समय अंतराल में गति करती रहती है। घड़ी के पेंडुलम की गति। दूसरा लिख लो, झूला झूलने की गति, झूला झूलने की गति। क्लियर। तीसरा लिखो जल्दी से, वृत्तीय गति। तीसरा पॉइंट, वृत्तीय गति। देखो, यदि कोई पिंड वृत्त के परिध पर गति करता हो, यदि कोई पिंड वृत्त के परिध पर गति करता हो, तो पिंड की इस गति को, तो पिंड की इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। तो पिंड की इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। सूर्य पृथ्वी की चक्कर लगाता है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाता है? पृथ्वी सूर्य के लगाता है। लिख लो, उल्टा बोल दिए ना, सही तो बोले हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सही बोले हैं। क्लियर। अब लिखते हैं लास्ट हेडिंग, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। लिखो, यदि कोई पिंड एक सरल रेखा पर गति करती है तो, एक सरल रेखा पर गति करती है तो पिंड की इस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। यदि कोई पिंड एक सरल रेखा पर गति करती है तो पिंड की इस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे सीधी सड़क पर बस की गति, जैसे सीधी सड़क पर बस की गति। क्लियर बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया गति के प्रकार। तो यहाँ पर गति को दो भागों में डिवाइड किया गया। यहाँ पर गति के प्रकार को एक विमाओं के आधार पर और एक कण की गति के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिए। अब जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेडिंग का नाम लिखेंगे बच्चों, दूरी, हाँ, डिस्टेंस। दूरी क्या है, दूरी किसे कहते हैं, है ना। बढ़िया टॉपिक। तो पढ़ें, चर्चित होंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो परिभाषा क्या है इसकी, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा मार्ग में चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। सीधा फंडा, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा मार्ग में चली गई कुल लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्लियर बच्चों।
अच्छा बच्चों, दूरी क्या कभी ऋणात्मक हो सकती है? नहीं होगी। अगर आप जैसे हमें बता दें कि जैसे मान लेते हैं ए पॉइंट से आप बी तक गए, अब बी से फिर वापस आ गए जो है ए तक। अगर हम मानते हैं कि बच्चों जी ए से बी तक चलने में 2 किलोमीटर, फिर बी से ए लौटने में 2 किलोमीटर, तो अगर आपसे पूछ ले बच्चों कितना दूरी आप चले तो कितना बताएंगे? भाई 4 किलोमीटर। तो किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा मार्ग में चली गई कुल लंबाई ही व्यक्ति द्वारा या वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। क्लियर? अब आते बच्चों अगला विस्थापन की बात करते हैं। अच्छा, दूरी में थोड़ा सा और समझ लीजिए। दूरी में एक चीज़ और मिल रहा है, क्या इसमें डायरेक्शन आपको एक ही दिशा में हो रही है क्या? डायरेक्शन दिशा एक ही में हो रही है क्या? एक ही दिशा में दिशा चेंज हो जा रही है ना, कोई फिक्स तो है नहीं। क्या दिशा ऐसे जा रही तो ऐसे हम दूरी लेंगे टोटल। तो दूरी में यहाँ पर दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परिमाण की तो आवश्यकता है ना, कितना दूर आप चल रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों दूरी एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? दूरी एक अदिश राशि। क्लियर? दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगी, सदैव क्या होगी? धनात्मक। दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है, दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है। हाँ, शून्य एक स्थिति में हो सकता है, जब वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो। जब वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन हो ही ना, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहीं पर खड़ा है, खड़ा ही रहे, अर्थात विरामावस्था की स्थिति में दूरी क्या माना जाता है? शून्य। लेकिन यहाँ पर उसके द्वारा कुल लंबाई यहाँ पर या कुल दूरी कुछ तय किया गया नहीं ना। तो दूरी के बारे में इतना याद रखना कि दूरी एक अदिश राशि है, दूरी सदैव धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। और तीसरा पॉइंट, दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। क्लियर? अब विस्थापन के बारे में आते हैं बच्चों। विस्थापन का मतलब आप व्यवहारिक भाषा में समझे कि शॉर्टकट रास्ता। अच्छा, दूरी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा एक फिगर और बनाते हैं हम। क्या हम मान लेते हैं बच्चों कि कोई व्यक्ति है, ए से बी गया, फिर बी से सी आया, ये मान लेते हैं तो 2 किलोमीटर और कितना मान लेते? 3 किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछे बच्चे कुल दूरी कितना आप तय किए, कितना बताएंगे? भाई 2 और प्लस 3 हो गए कितना? 5 किलोमीटर। मतलब ए से सी तक गए, तो ए से सी तक चलने में आप मार्ग में कितनी लंबाई चले हैं? 5 किलोमीटर ना, 2 किलोमीटर। तो कुल लंबाई कुल दूरी होगी। लेकिन विस्थापन एक शॉर्टकट रास्ता के रूप में समझिए आप इसको। शॉर्टकट रास्ता मतलब ए। अब देखो ए से बी, अगर आपको अच्छे अच्छे रास्ते से जाना है क्या करेंगे? पहले ए से बी जाएंगे, और बी से आएंगे, फिर वही बी पर पहुँचेंगे, पहले समोसा खाएंगे, ठीक ना, फिर आएंगे सी पर, कोचिंग में आ जाएंगे, है ना। अब कुछ लोग भैया समोसा वमोसा नहीं खाना सोचते हैं, बस करो यार यहाँ से यहाँ तक जल्दी ही पहुँच जाएं, शॉर्टकट रास्ता। इसमें डायरेक्शन फिक्स हो गया, इसमें डायरेक्शन फिक्स हो गया कि भैया हमको ए से सी तक जाना है ना। जबकि इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है। दूरी में ए से बी गए, तब बी से सी आ रहे, लेकिन इसमें डायरेक्शन क्या हो रहा है? फिक्स हो रहा है। तो बच्चे ए वस्तु की प्रारंभिक स्थिति होगी और ए अंतिम स्थिति होगी कि नहीं होगी? तो इस प्रकार परिभाषा क्या बनता है डिस्प्लेसमेंट का? किसी वस्तु या व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम या लंबवत दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। कोई दिक्कत? इसमें दिशा की आवश्यकता होती है, क्योंकि डायरेक्शन आपको फिक्स है भैया, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, डायरेक्शन फिक्स है। तो इस प्रकार विस्थापन एक सदिश राशि माना गया। और दूसरी बात यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, विस्थापन सदैव जो है दूरी से कम होती है। विस्थापन कभी भी जो है दूरी से अधिक नहीं हो। अभी इसको हम आप सबको फील कराएंगे क्वेश्चन लेके, ठीक है ना। शॉर्टकट रास्ता में आप जाएंगे तो सीधी सी बात है, आपको दूरी कम पड़ेगी, चाहिए 200 मीटर कम पड़े, लेकिन पड़ेगा ज़रूर, है ना, क्योंकि ये टारगेट बना है कि ए से सी तक चलना। यूँ क्लियर बच्चों? तो विस्थापन शून्य भी हो सकता है। चौथा पॉइंट आपको याद रखना, विस्थापन शून्य हो सकता है। कैसे हो सकता है बच्चों विस्थापन शून्य? जब कोई व्यक्ति जो है जिस बिंदु से चले और उसी बिंदु पर क्या हो बच्चों? पुनः वापस लौट आए।
ए से चला बी, फिर बी से आ गया लौट के कहाँ पर ए। तो दूरी तो चला बच्चों, अगर 2 किलोमीटर है, भी 2 किलोमीटर होगा तो 2 2 4 किलोमीटर, कुल दूरी तो बच्चों यहाँ पर 4 किलोमीटर हो गया, है ना। बट विस्थापन यहाँ पर क्या हुआ, विस्थापन हो गया बच्चों 0, क्योंकि जिस बिंदु से चला था उसी बिंदु पर आ गए। क्या उनके बीच की न्यूनतम दूरी कुछ है, कुछ भी नहीं है, क्या है 0 है। तो विस्थापन शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। विस्थापन सदैव जो है दूरी से कम होगी। एक और कंडीशन होता है बच्चों 5वां पॉइंट के रूप में कि विस्थापन दूरी के बराबर भी हो सकती है। विस्थापन दूरी के बराबर भी हो सकती है। कैसे, कैसे मानेंगे, ये मानो, ये मान लेते हैं प्यारे बच्चे ए पॉइंट, और ये क्या मान लेते हैं बी पॉइंट। ए मान लेते हैं 2 किलोमीटर, बस कोई व्यक्ति है ए से बी गया, बस इतनी कहानी। बताओ उस व्यक्ति द्वारा कुल दूरी कितना चला गया, 2 किलोमीटर। विस्थापन कितना होगा, अरे यार यही तो परिभाषा करें, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो इस स्थिति में यहाँ पर दूरी और विस्थापन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ठीक भैया, दूरी और विस्थापन बराबर। 6ठा पॉइंट, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, इसको मानते हैं 3 किलोमीटर, इसको क्या मान लिया जाए 4 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों जब भी विस्थापन निकालने की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो विस्थापन निकालने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना होगा। अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बना तो उसको आपको बनाना पड़ेगा रचना के द्वारा। तो यहाँ पर देखा जाए बच्चों एक समकोण त्रिभुज बना और हमको AC निकालना बच्चों। तो अगर हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग करें पाइथागोरस प्रमेय से, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये 3 का वर्ग और ये 4 का वर्ग, 9 प्लस कितना हो गया 16, 16 9 कितना हो गया 25, तो AC स्क्वायर बराबर 25। तो AC इक्वल यहाँ पर प्लस माइनस 5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इस प्रकार विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, जबकि दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। अब जरा चेक करो बच्चों, अगर यहाँ से हम कुल दूरी की बात करें तो 3 और 4 कितना होगा 7 किलोमीटर। विस्थापन कितना आया बच्चों 5 किलोमीटर। तो विस्थापन तो सदैव जो है दूरी से कम होना है, कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लियर बच्चों, तो दूरी और विस्थापन क्लियर। एक बार फिर समझते फिर लिख लेते हैं। दूरी क्या है, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा मार्ग में चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, अर्थात कुल दूरी बराबर मार्ग में तय की गई कुल लंबाई। ये फार्मूला बना। विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम या लंबवत दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन। तो विस्थापन का जो फार्मूला होता है बच्चों कैसे लगेगा, समकोण त्रिभुज से। कैसे बनेगा, समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ऐसे निकालेंगे। क्लियर। तेज तो चलिए लिख लेते हैं खटाखट। हेडिंग नाम लिखो दूरी, डिस्प्लेसमेंट लिखो किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा मार्ग में चली गई कुल लंबाई, मार्ग में चली गई कुल लंबाई किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा मार्ग में चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा मार्ग में चली गई कुल लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही हो, कोई दिक्कत। आगे लिखो, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। और भी बड़े मात्रक हैं भैया, छोटे मात्रक मिलेंगे सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, है ना। बड़े मात्रक में आ जाएंगे तो किलोमीटर, लेकिन जो सामान्यतः प्रयोग किया जाता है क्या, मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत। जैसे हम मिटा दे रहे हैं बच्चों, इसको समझाने के लिए आपको बताया गया था। चलिए अब यहाँ पर जब फेयर बना रहे हैं तो फेयर में कैसे लिखना है लिखिए। जैसे एक व्यक्ति बिंदु ए से, एक व्यक्ति बिंदु ए से, लिखते चलो आप लोग, यहाँ पर हम फिगर बना रहे हैं। हाँ हाँ, जैसे
एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी 3 किलोमीटर तथा बिंदु बी से बिंदु सी तक 4 किलोमीटर गति करता है या चलता है। ठीक भैया, ये फिगर देख रहे हैं आप लोग, फिगर देख रहे हैं ना। एक वस्तु है या व्यक्ति है, बिंदु ए से बी कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और बिंदु बी से सी 4 किलोमीटर गति करता है। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी लिखो। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगा बच्चों? कुल दूरी बराबर, फार्मूला यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसको साइड में लिख लेना। कुल दूरी बराबर मार्ग में तय की गई कुल लंबाई। तो भैया हो ए फार्मूला बना कुल दूरी का, तो कुल दूरी बराबर कुल लंबाई। तो प्यारे बच्चों ये बताओ, कुल दूरी हम निकालना चाह रहे हैं, तो कुल दूरी का मतलब बच्चों क्या बच्चों? ए से। यहाँ पर हम सिंबल क्या लिखेंगे? यहाँ से कुल दूरी, इस चित्र के अनुसार कुल दूरी ए सी बराबर क्या भैया? ए से सी गया है तो कुल लंबाई, कुल लंबाई क्या लिखेंगे? पहले ए बी लिखेंगे ना, फिर प्लस क्या? बी सी। तो भैया ए सी बराबर ए बी का मान 3 और इसका मान 4, तो ए सी इज इक्वल कितना है बच्चों? 7 किलोमीटर। तो कुल दूरी आ गया कितना बच्चों? 7 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम बच्चों? कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलें। तो दूरी का मतलब समझ में आ गया, कुल दूरी निकल जाएगा। फार्मूला क्या बना कुल दूरी का? कुल दूरी बराबर कुल लंबाई। कितनी लंबाई चला बच्चों? ए से सी तक आपको क्या निकालना है दूरी? ए से सी। तो ए से सी पर जाने के लिए हमको ए से पहले बी पर गया वो व्यक्ति, फिर बी से सी पर आया। क्लियर? तो ए बी प्लस क्या हो गया? बी सी। कितना? 3 + 4 कितना आ गया? 7 किलोमीटर। एक एग्जाम्पल देखते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में एक व्यक्ति जो है, मान लेते हैं बच्चों, यहाँ ए है, ए से चला बच्चों बी, फिर बी से चला सी, सी से चला डी, और डी से चला बच्चों ए। तो बताइए बच्चों, ये मान लेते हैं 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर मान लो, ये 3 किलोमीटर मान लो, और इसको 5 किलोमीटर मान लो। बताओ व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया। 2 2 4 3 7 5 12। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे बच्चों? ए से ई कुल दूरी बराबर यहाँ पर कुल लंबाई। अब यहाँ पर फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ए ई बराबर क्या लिखेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है वाकई मौखिक आंसर आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 + 3 + 5 कितना आएगा बच्चों? ए इज इक्वल कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर। दिस इज आंसर। कोई दिक्कत? छाप लो भी एग्जाम्पल। अभी आगे हम और क्वेश्चन कराएंगे इस पर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नोट्स बन रहा है सब लोग का? चलिए आगे। अरे कोई भी एग्जाम्पल अपने आप से बना सकते हो यार। एक सीढ़ी बना लो, यूं 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 यूं। ये सीढ़ी तो बन रहा है, क्यों अलग? चलिए आगे लिखते हैं बच्चों। नोट, दूरी के बारे में कुछ लिखा जाए। नोट, देखो दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। यह कभी शून्य नहीं होती है।
दूरी सदैव धनात्मक होती है, यह कभी शून्य नहीं होती। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन तो परिभाषा लिखते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति किसी वस्तु या व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम या लंबवत दूरी को, न्यूनतम या लंबवत दूरी को न्यूनतम या लंबवत दूरी को व्यक्ति द्वारा तय किया गया विस्थापन कहलाता है। व्यक्ति द्वारा या वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन कहलाता है। क्लियर बच्चों। तो किसी वस्तु या व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी या लंबवत को व्यक्ति द्वारा तय किया गया विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। और इसे यस या डी, स्मॉल लिखना यस, स्मॉल यस या डी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा दूरी में नहीं लिखा है क्या? कोई दिक्कत नहीं, यही दूरी का भी सिंबल है और यही विस्थापन का भी। ठीक है, लिख लेना दूरी वाले में, कई जगह हो तो लिख लेना कि दूरी को किससे प्रदर्शित किया जाता है, यस या डी। क्लियर भाई, दोनों का सिंबल वही, मात्रक वही है, बस डिफरेंस क्या भैया, वो सदिश राशि, ये सदिश राशि हो क्या है, अदिश राशि, और डिफरेंस होंगे भैया, और आगे चलते हैं, पढ़ते चलो तो समझ में आएगा। तो भैया इसे यस या डी से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत? अब आगे लिखो, जैसे चित्रानुसार एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु सी तक गति करता है। जैसे चित्रानुसार एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु सी तक गति करता है। अब कैसे कैसे गति करा बच्चों, ए से बी गया, बी से सी गया। जैसे एक व्यक्ति बिंदु ए से सी तक गति करता है, तब व्यक्ति द्वारा तय किया गया विस्थापन देखो बच्चों, यहाँ पर फिगर बना लेना आप लोग। दूरी के लिए तो हमें केवल इतनी आवश्यकता है, लेकिन जब विस्थापन की बात करें बच्चों तो ध्यान देना, परिभाषा अनुसार प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो भैया यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? लिख सकते हैं कि नहीं भैया? कर्ण का वर्ग वाला लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो भैया ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी के स्थान पे 3 का वर्ग, बी सी के स्थान पे कितना बच्चों 4, तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना 9 प्लस 16, तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना 25। तो ए सी इज इक्वल बच्चों रूट में 25, और रूट में 25 का मतलब बच्चों प्लस माइनस 5 किलोमीटर। तो भैया हो ध्यान देना, ये विस्थापन का परिमाण है। क्या है? विस्थापन का परिमाण,
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो इस प्रकार आपको स्पष्ट हो गया कि जब भी हमको विस्थापन निकालना पड़ेगा तो हमें एक समकोण त्रिभुज से मुलाकात होगी। अगर नहीं के मुलाकात होगी तो आपको बनाना पड़ेगा। कैसे? जैसे मैथ में आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं, प्रमेय और मेय का रचना करते हैं, वैसे यहाँ पर भी एक क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी कर लो जल्दी से, जल्दी से कॉपी करिए। हो गया? कुछ लोग बहुत तेज सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। किसी कोई प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम होगी यार? ये सब तो एकदम कहानी बन जाएंगे। कोई नया चीज़ तो है नहीं कि ना समझ में आए। तो प्यारे बच्चों, चलिए विस्थापन पर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं खट से, फिर आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, मिटा दें। अच्छा बच्चों, अभी देखो यहाँ पर जो फिगर बना था, यहाँ पर जो फिगर बना, यहाँ पर देख रहे बच्चों समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया था। हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान देना, केवल चित्र से। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है ए से गया बी, ध्यान देना बच्चों, ए से गया बी, फिर बी से गया सी, और फिर सी से गया डी। मान लेते हैं हाँ, इसे कोई बना लो, ठीक है ना, देख रहे हैं। और ये मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर मान लिया जाए, और इसको ये भी 2 किलोमीटर मान लो। अच्छा, कुल दूरी यहाँ से अगर निकाला जाए कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा? कुल दूरी बराबर कुल लंबाई, होगा कि नहीं होगा? तो भैया कुल दूरी और कुल लंबाई मतलब कुल दूरी यहाँ पर अगर हम प्रदर्शित करें बच्चों यस से, या यहाँ से हम कर सकते हैं बच्चों यस, या मतलब ए डी बराबर कितना बच्चों? भैया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। भैया 2 + 3 + 2 कितना आएगा बच्चों? 7 किलोमीटर। कोई दिक्कत? कुल दूरी आ गया। अच्छा, अगर विस्थापन की बात करें बच्चों, अब कहानी यहाँ पर पलटी। प्रारंभिक स्थिति क्या है ये देख रहे हैं, और अंतिम स्थिति है क्या? मिलाओ खर्च, मिला दो ए डी। और मैंने बताया कि विस्थापन के लिए हमें समकोण त्रिभुज से मुलाकात करनी होगी। क्या यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है? ऐसा कुछ है, यहाँ पर भी बनना है, यहाँ पर भी बनना है, लेकिन हमसे इनसे कोई मतलब नहीं है। हमसे इनसे मतलब इसके द्वारा कोई समकोण त्रिभुज बन रहा है? बनना है बच्चों? नहीं बनना है ना, इसके द्वारा, इस पूरे एडी के द्वारा नहीं बनना। तो करेंगे क्या बच्चों? रचना करेंगे, यूं 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 यूं, इसको बढ़ाएंगे थोड़ा, यूं यूं यूं, इनको बढ़ाएंगे थोड़ा सा। अच्छा, ये 3 किलोमीटर, तो बच्चों ये भी कितना? 3 किलोमीटर। अच्छा, ये 2 किलोमीटर है, कितना? 2 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 4 किलोमीटर। और ये कितना हो गया? 3 किलोमीटर। अब यहाँ पर इसके द्वारा एक समकोण त्रिभुज बना। अब हम क्या करेंगे भैया? समकोण नामकरण कर देते हैं बच्चों, ए बी सी डी ई। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज कौन सा लिया जाएगा? समकोण त्रिभुज जो इसके द्वारा बनना है ए ई डी में। तो ए ई डी में हम यहाँ पर अब डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। क्या? ए डी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत? ए डी का स्क्वायर, ए का मान कितना बच्चों? यहाँ पर 3 कवर, और यहाँ पर इसका मान कितना है? 4 कवर। तो भैया हो सॉल्व करेंगे तो ए डी स्क्वायर कितना आएगा? 9 + 16, तो ए डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25। तो ए डी इक्वल कितना आ गया बच्चों? ±5। कोई दिक्कत? समझ में आई बात? तो ये चीज़ हो गई। तो कितना भी कठिन क्वेश्चन हो डिस्प्लेसमेंट के लिए, बस ना ध्यान देना भाई, जो यहाँ पर विस्थापन प्रदर्शित कर रहा है, जो विस्थापन प्रदर्शित कर रहा है, कौन कर रहा है बच्चों? ए डी। इसके द्वारा एक समकोण त्रिभुज बनना चाहिए, है ना? इसके द्वारा एक समकोण त्रिभुज पूरा बनना चाहिए। नहीं बन रहा है तो हम क्या किए? रचना की है। हम बताए ना, रचना करने का आवश्यकता, इनको बढ़ाए, इनको जहाँ जैसी आवश्यकता होगी बढ़ा दो, समकोण त्रिभुज बनाओ, पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। क्लियर? इसको बाद में कॉपी करना चले जाएंगे तो लिखिएगा, नोट करके लिखना। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य
हो सकता है। क्लियर बच्चों? धनात्मक ऋणात्मक वाली कहानी तो देख लिए, शून्य वाला इसी साइड में देख लेना। शून्य वाला लिखो, नीचे लिखो 2.2। यदि कोई व्यक्ति जिस बिंदु से चलता है, यदि कोई व्यक्ति जिस बिंदु से चलता है, यदि कोई व्यक्ति जिस बिंदु से चलता है और उसी बिंदु पर पुनः वापस लौट आता है, और उसी बिंदु पर पुनः वापस लौट आता है, तो विस्थापन शून्य होता है। तो विस्थापन शून्य होता है। क्लियर बच्चों? एक फिगर यहां पर बनाएंगे आप, उसी के जस्ट नीचे फिगर बनाना। एक व्यक्ति है बच्चों, ए से बी गया, कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। फिर बी से ए पर आ गए, मतलब यहीं पर आके फिर पड़ गए। तो यहाँ पर कुल दूरी कितना होगा? कुल दूरी बराबर कितना बच्चों? भाई 4 + 4 कितना आएगा? 8 किलोमीटर। विस्थापन कितना होगा बच्चों? 0 किलोमीटर। कोई दिक्कत? छाप लीजिए बच्चों। आगे की कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? अभी विस्थापन से संबंधित कुछ और पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, जो कि एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं।